हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। आज का हमारा अध्ययन का विषय है भर्ती की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सरकारी कर्मचारियों की भर्ती भी एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है और इस संबंध में कई प्रश्न हमारे सामने आते हैं, जैसे भर्ती का अधिकार किसे प्राप्त होना चाहिए, सरकारी कर्मचारियों की भर्ती कहाँ से की जाए, भिन्न भिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए क्या योग्यताएं हों और उम्मीदवारों की योग्यता का निर्धारण किस प्रकार से किया जाना चाहिए और योग्यता का निर्धारण करने के लिए प्रशासकीय संगठन क्या हो। तो भर्ती की इन समस्याओं से संबंधित अध्ययन के लिए हम एक एक करके इस संबंध में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं भर्ती का अधिकार किसे प्राप्त होना चाहिए। लोक सेवाओं में भर्ती का अधिकार किसे प्राप्त होना चाहिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य माना जाता है, क्योंकि इससे देश की राजनीतिक व्यवस्था का भी लक्षण प्रकट होता है। इस संबंध में दो मत हैं। पहला मत तो यह है कि सत्ता प्रत्यक्षतः जनता में रखी जानी चाहिए और दूसरा मत यह है कि सत्ता सरकार के किसी अंग में निहित कर देनी चाहिए। जो पहला मत है कि प्रत्यक्षतः सत्ता जनता में रखी जानी चाहिए, उसके अनुसार सच्चा लोकतंत्र तभी संभव है जब देश के सर्वोच्च अधिकारी प्रत्यक्षतः जनता के द्वारा चुने जाएं या उनका निर्वाचन हो। इस पद्धति में पदाधिकारियों को अल्प अवधि के लिए चुना जाएगा और उन्हें मतदाताओं द्वारा वापस रिकॉल करने यानी बुलाने की प्रथा भी रहेगी। लेकिन इस प्रणाली की कई तथ्यों के आधार पर आलोचना की जाती है। पहली बात तो यह है कि साधारण जनता बहुत बड़ी संख्या में अधिकारियों को चुनने के लिए सक्षम, कॉम्पिटेंट नहीं होती है। और दूसरा, एक्सपीरियंस ये बताता है कि पदाधिकारियों का चुनाव करते समय लोग व्यक्तिगत स्वार्थों को अधिक ध्यान में रखते हैं। और तीसरा यह है कि ये एक तरह से निर्वाचन प्रणाली है, न कि भर्ती प्रणाली। तो इस तरह से इसके विपक्ष में भी कई तर्क दिए जाते हैं। दूसरा मत है कि भर्ती का अधिकार किसे प्राप्त होना चाहिए, उसके संबंध में केवल विधानमंडल या मुख्य कार्यपालिका के सदस्य ही लोगों के द्वारा चुने जाने चाहिए और अन्य पदाधिकारियों की भर्ती एक निश्चित प्रणाली के द्वारा की जानी चाहिए और उन्हें भर्ती करने की शक्ति सरकार के किसी अंग में निहित कर देनी चाहिए या किसी संस्था जैसे कि लोक सेवा आयोग इत्यादि में निहित कर देनी चाहिए। तो इन दोनों संदर्भों को देखने के बाद में ये स्पष्ट हो जाता है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण दूसरा जो मत है वो अधिक व्यवहारिक है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि भीतर से भर्ती की जाए अथवा बाहर से भर्ती की जाए, रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन या रिक्रूटमेंट फ्रॉम विदाउट। प्रत्यक्ष भर्ती बनाम पदोन्नति भर्ती हम इसे कह सकते हैं। जो उच्च स्तर पे जो पद हैं उसमें भर्ती करते समय ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये पद उन समस्त योग्य उम्मीदवारों के लिए खुले रखे जाएं जो उनके लिए आवेदन करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों तक लिमिटेड रखे जाएं, सीमित रखे जाएं जो पहले से ही सेवा कर रहे हैं। और अगर हम पहली बात पर ध्यान देते हैं तो उसे प्रत्यक्ष भर्ती या बाहर से भर्ती कहते हैं या सीधी भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहते हैं। और सच्चे अर्थों में तो भर्ती भी यही है, यानी ओपन क्षेत्र से कर्मचारियों की भर्ती करना। और अगर भीतर से भर्ती की जाती है तो इसका अभिप्राय ये माना जाता है कि ये प्रमोशन है और इसमें नए व्यक्तियों को सेवा में से नहीं लिया जाता, बल्कि पहले से सेवा में लगे हुए लोगों को निम्न पदों से उच्च पदों पर पदोन्नत किया जाता है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि भीतर से भर्ती के भी कुछ लाभ हैं
और इसके कुछ दोष भी हैं, और बाहर से भर्ती के भी कुछ लाभ भी हैं और कुछ दोष भी हैं। भीतर से भर्ती अगर की जाती है तो उसके कुछ लाभ ये हो सकते हैं, जैसे अनुभवी व्यक्ति मिलते हैं जो सरकार में पहले से ही काम कर रहे होते हैं। दूसरा लाभ ये होता है कि कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर मिलते हैं तो वो अधिक उत्साह से काम करते हैं। इससे प्रशासकीय क्षमता में वृद्धि होती है। तीसरा लाभ ये होता है कि ये एक तरह से मितव्ययी है, यानी इसमें कम खर्च होता है और व्यक्ति जो कम वेतन पर शुरुआत में काम करते हैं उन्हें यह आशा होती है कि वे थोड़े समय में उच्च पद पर पहुंच जाएंगे, निम्न पद से उच्च पद पर। इसलिए प्रशासन का व्यय कम हो जाता है, उसे प्रमोट कर दिया जाता है और बिना किसी अतिरिक्त व्यय के उच्च पदाधिकारी मिल जाता है। चौथा लाभ इसका ये हो सकता है कि योग्य व्यक्ति इसमें मिल जाते हैं, क्योंकि परीक्षा से ये पद्धति अधिक अच्छी होती है। कर्मचारी पहले से ही सरकारी सेवा में काम कर रहे होते हैं और उनके काम करने की क्षमता भी ज्ञात होती है, पता रहती है, और इस प्रकार से उन लोगों की पदोन्नति करके उन्हें ऊंचे पद देकर उनसे और अधिक कार्य करवाया जा सकता है। लेकिन इस भीतर से भर्ती करने के कई दोष भी हैं। जैसे पहला दोष तो ये है कि अंदर से भर्ती अगर की जाती है पदोन्नति के माध्यम से तो दायरा बहुत संकुचित हो जाता है, यानी उच्च पदों के लिए केवल उन्हीं व्यक्तियों को चुना जा सकता है जो पहले से सेवा कर रहे हों। इसलिए इसमें से बाहर से योग्य व्यक्तियों को लाने की कोई संभावना नहीं होती है। दूसरी इसका दोष ये है कि इस पद्धति से शासन में निष्क्रियता आ जाती है, रूढ़िवादिता आ जाती है, क्योंकि वो ही सरकारी कर्मचारी जो पहले से कार्य कर रहे होते हैं वो उच्च पदों पर पहुंचते हैं और उसमें नई जो चीज़ है, नई धारा है, उसका समावेश नहीं होता है और ये अधिकारी एक तरह से रूढ़िवादी और संकीर्ण दृष्टिकोण वाले हो जाते हैं, परिवर्तन विरोधी भी होते हैं और ये गतिशील होने की बजाय स्टैटिक हो जाता है ये कार्य। तो इसलिए इस को अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इससे सभी सरकारी कार्य घिसे पिटे तरीकों से ही होता रहता है, क्योंकि कार्य करने वाले नीचे पदों वाले वही व्यक्ति उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं। तीसरा इसका दोष ये माना जाता है कि सरकारी सेवाएं साधारण अथवा मध्यम योग्यता वाले व्यक्तियों का आश्रय स्थल बन जाती हैं। साधारण से साधारण और कभी-कभी साधारण से भी कम योग्यता रखने वाले व्यक्ति निम्न स्तरों पर प्रवेश पा जाते हैं और फिर उन्हीं व्यक्तियों को पदोन्नत करके उच्चतम पदों पर अगर भेज दिया जाता है तो वो सामान्य योग्यता वाले व्यक्ति ही उच्च पद पर चले जाते हैं और ऐसे व्यक्ति कार्यकुशल नहीं हो सकते हैं। भीतर से भर्ती करने का जो अगला दोष है वो ये है कि इससे कर्तव्य पालन में कमी आती है और कर्मचारी ये जानते हैं कि उच्चतर पदों पर उन्हीं में से भर्तियां की जाएंगी, इसलिए वे अधिक परिश्रम भी नहीं करते हैं और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से भीतर से भर्ती करने के कुछ लाभ भी हैं और कुछ दोष भी हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि बाहर से भर्ती के क्या लाभ हैं और इससे हमें क्या हानियां हो सकती हैं। बाहर से भर्ती का सबसे पहला गुण ये है कि हर स्तर पे कर्मचारियों का चयन करने का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत होता है। इसमें हमें नए व्यक्तियों को लेने के लिए अवसर खुले रहते हैं, यानी जो नए व्यक्ति हैं, नया खून है, नया जोश है, प्रगतिशील व्यक्तियों को हम सेवाओं में प्रवेश दे सकते हैं। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि
इसमें भेदभाव नहीं होता है और सबके लिए समान अवसर की जनतंत्रात्मक धारणा पर काम किया जा सकता है। चौथा, इस पद्धति में कर्मचारियों में काम करने का अधिक उत्साह रहता है, क्योंकि सेवा में नए नए लोग नियुक्त होते हैं और वे अधिक उत्साह और रुचि से कार्य करते हैं। फिर भी बाहर से भर्ती से कुछ हानियां भी हैं, इसमें कुछ दोष भी हैं। जैसे इस पद्धति का सबसे बड़ा दोष यह है कि सेवा के उच्च पदों पर अनुभवहीन व्यक्ति नियुक्त हो जाते हैं और वे विभाग के जो क्लिष्ट कार्य हैं, जटिल कार्य हैं, उसको उतनी क्षमता के साथ संपन्न नहीं कर पाते जितना कि एक अनुभवी अधिकारी कर सकता है। दूसरी इसमें ये हानि है कि सरकारी सेवा में पहले से लगे कर्मचारियों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते हैं और इसलिए उनका उत्साह भी ठंडा पड़ जाता है कि हम जिस पद पर हैं उसमें हमें बहुत अधिक पदोन्नति के अवसर नहीं हैं। तीसरा इसका दोष ये है कि ये जो अनुभवहीन नवयुवक होते हैं, इनको उच्च पदों पर अगर भर्ती कर लिया जाता है तो इनके अधीन जो अधिक कुशल हैं, जो उनसे सीनियर हैं, अनुभवी हैं, उन लोगों को इनके अधीन कार्य करना पड़ता है, जिससे उनके सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचने की संभावना रहती है। और चौथा जो इसकी हानि है वो ये है कि इस पद्धति में सेवा के विभिन्न स्तरों पर पदों पर बाहर से लोगों को नियुक्त किया जाता है, जो कि उस विभाग के तौर तरीकों से अधिक परिचित नहीं होते हैं और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए सरकार को अतिरिक्त व्यय का बोझ उठाना पड़ता है। निष्कर्ष तौर पे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पद्धति अपने आप में पूर्ण नहीं है। लोग कर्मचारियों के चुनाव के लिए दोनों पद्धतियों को कम या अधिक अनुपात में मिलाकर प्रयोग में या उपयोग में लाना अच्छा हो सकता है। अधिकतर सेवा की निचली श्रेणियों में सीधी भर्ती की प्रणाली की प्रयुक्त की जानी चाहिए और उच्च पदों के लिए भीतर से भी भर्ती यानी पदोन्नति का नियम अपनाना चाहिए। इनके बीच में मध्यम श्रेणी के पदों के लिए उचित तरीका ये माना जा सकता है कि कुछ स्थान भर्ती के द्वारा भरे जाएं और शेष सेवा के अंदर से पद वृद्धि के द्वारा भरे जाएं। व्यवहार में उच्च पदों के लिए लगभग सभी देशों में दोनों ही पद्धतियों का प्रयोग होता है। भारत सरकार में कनिष्ठ लिपिकों के सभी पद प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा भरे जाते हैं और वरिष्ठ लिपिकों यूडीसी के सभी पद पदोन्नति के द्वारा भरे जाते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाती है, लेकिन कुछ स्थान राज्य सरकारों की अनुशंसाओं के आधार पर राज्य सिविल सेवाओं के कर्मचारियों को पदोन्नत करके भी भरे जाते हैं। Keep learning, keep growing. Thank you very much.